Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयन सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा आज हम लोग फिर एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर चर्चा करेंगे और जिससे हम उम्मीद करते हैं कि अधिकाधिक प्रश्न आने की, क्वेश्चन आने की आपके यहाँ संभावना है। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा है ऑप्शन सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ, वाराणसी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को आप मुक्तिदाता के टाइटल से भी आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, या दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर के निकट माउंट आबू में स्थित है। यह जैनियों का या जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता है और इसे बनवाने का श्रेय जाता है शासक भीम फर्स्ट के मंत्री विमल को, इसीलिए इसे आप विमल शाही जैन टेम्पल भी कहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कलिंग रीजन, कलिंग प्रदेश का महान शासक कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर खारवेल, अर्थात ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट बेटा। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसके लिए हम आपको ट्रिक देते हैं। राजा ने शाली को पटाया, तो यहाँ पर बेटा राजा मीन्स राजगिरी, शाली मीन्स वैशाली, पटाया मीन्स पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, मदुरै जो कि तमिलनाडु में स्थित हुआ करता है। यह वैगई नदी के किनारे है। इसे भारत की त्योहारों की आप नगरी भी कहते हैं। तो यह आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए, दीनार। कम टू द नेक्स्ट। द ड्रामेटिस्ट ऑफ प्लेज लाइक नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शनी वाज, तो नागानंद, रत्नावली एक एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो दीज बुक्स आर रिटन बाई हर्षवर्धना। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या है? हर्षवर्धन, जो कि एक विद्वान हुआ करता था, अ मैन ऑफ लेटर्स। तो ये बहुत बुद्धिमान था, बहुत अच्छा लेखक था। और इसी के बाद अगला हम लोग देखेंगे। हु हैड कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया तथा इसी ने ही सीरी किला का भी निर्माण कराया था, सीरी नगर को भी बसाया था अलाउद्दीन खिलजी। कम टू द नेक्स्ट। श्रवण बेलगोला इज रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन, श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट जवाब जैन धर्म, अर्थात यही श्रवण बेलगोला है जहाँ पर कहा जाता है कि प्रसिद्ध जैनियों का मंदिर है और यहीं पर चंद्रगुप्त के द्वारा संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिया गया, उपवास के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट बेटा। अब हम लोग देखते हैं
यहाँ पर हम्पी इज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ विच एम्पायर, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष था? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी विजयनगर, या ऑप्शन सी देखिए विजयनगर, अर्थात इसी हम्पी के खंडहरों पर संगमा के पुत्र हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे 1336 ईस्वी में किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। कम टू द नेक्स्ट बेटा, अब देखते हैं विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता? इसका करेक्ट आंसर बेटा कुमार गुप्त, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, हु हैड बिल्ट द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क इन इंडिया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण दिल्ली के निकट किया गया, और दिल्ली में यह निर्मित होने वाली प्रथम मस्जिद भी हुआ करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, हु हैड सर्कुलेटेड द टोकन करेंसी इन इंडिया, भारत में प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे मोयम्बीटी भी आप कहते हैं, इसका इसका अगर आप देखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत में इसका साम्राज्य सबसे लंबा हुआ करता था। इसने राजधानी भी परिवर्तन किया, टोकन मनी भी प्रचलित कराया, और इसी के ज़माने में अफ्रीका के मोरक्को का निवासी इब्न बतूता यहाँ पर पहुँचा। और इससे संबंधित इस बार आपके यहाँ प्रश्न भी पूछा गया था लास्ट में कि रेहला इज रिटन बाय होम, इब्न बतूता। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक, टोकन मनी भी चलवाया, और कृषि या फसलों या उर्वरा शक्ति को पहचान कर इसने कहा जाता है कि फसल चक्र क्रॉप रोटेशन सिस्टम को भी अपनाया। कम टू द नेक्स्ट बेटा, हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि जस्ट इसी से 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता, और आपकी ही प्रसिद्ध पुस्तक है कि इंडिया डिवाइडेड। तो बेटा इन सबको आप जानते रहिएगा। कम टू द नेक्स्ट, हु हैड प्लेस्ड द ऑब्जेक्टिव मोशन इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें तो आप जानते होंगे, इनकी कई पुस्तकें भी आपसे पूछी जाती हैं, जैसे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विदर इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय पंडित JL नेहरू। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट, द फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली। तो यह किस देश से लिया गया? कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा कनाडा। कम टू द नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश was the first state to be created on the linguistic base who had died during this movement। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर पोट्टी श्री रामल्लू, अर्थात
ऑप्शन सी पोट्टी श्रीरामुलु। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ करता। कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976। तो यहाँ पर कहा जाता है कि किसकी सिफारिश पर निम्न में किस समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ आप कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह। विच इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सी सोनपुर। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इज द फेमस बुक ऑफ एशियन ड्रामा। तो यहाँ एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इट इज रिटन बाय गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट बेटा, विच इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया? ऑप्शन बी 1921। 1921 को जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अर्थात 1921 से पहले जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई थी, जबकि 1921 के बाद तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि आती। इसीलिए इसे आप महाविभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से पुकारते हैं। कम टू द नेक्स्ट बेटा, और क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट मैच्ड। एक बात क्लियर कर दें कि नॉट मैच्ड से रिलेटेड आपके यहाँ जनरली प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसको केवल आपके कल्याण के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें, इसीलिए इस कुछ प्रकार के प्रश्न को मैंने कवर करने का प्रयास किया। जैसे मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, विच इज़ नॉट मैच्ड। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। जयपुर पिंक सिटी, जयपुर की टाइटल उपाधि क्या है? पिंक सिटी। कोलकाता को आप सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं। कोलकाता महलों का शहर कहलाता। तो यहाँ उत्तर प्रदेश को भारत का बगीचा, नो, भारत का बगीचा या मसालों का बगीचा आप किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। अत्यधिक वहाँ पर गरम मसाले का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन डी, जो कि मिसमैच्ड है। कम टू द नेक्स्ट, वेयर इज द सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन बी, ये धनबाद में हुआ करता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद। कम टू द नेक्स्ट, हु हैड लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। यहाँ पर बेटा ये हिंदी में गलत दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग देखेंगे 25वां। हु हैड लेड द 1857 रिवोल्ट इन इंडिया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर कुंवर सिंह। बेटा इसी के साथ पूरा आप याद करने का प्रयास करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर, थैंक्स। स्वागत है बच्चों आज के हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। आज का आपका मॉडल पेपर है टीए पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं हमारा मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव द कॉम्प्रीहेंशन। आई विल स्टॉप द पैसेज एंड यू विल रीड इट, ठीक है? उसके बाद फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए देखते हैं हमारे पैसेज में क्या है। Among the natural resources which can be called upon in National Plan for Development, possibly the most important is human labor. देखिए चाहे हम जितने natural resources की बात करें, बट सबसे ज़्यादा important हमारे लिए कौन सा natural resource हो जाता है? Which is our human labor। सबसे ज़्यादा important एक
नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे ज़्यादा एक हमारे डेवलपमेंट के लिए, इन्हांस करने के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, दैट इज़ योर ह्यूमन लेबर. विदाउट प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. देखिए, चाहे हम कितनी भी नेचुरल वेल्थ या फिर एक फॉरेन असिस्टेंस का इस्तेमाल कर लें, जब तक हमारे पास प्रोडक्टिव लेबर फोर्स नहीं होगी, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट नहीं होगा, राइट, तब तक हम उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम नहीं जान पाएंगे या उसको बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, राइट. वन एसेंशियल फैक्टर इज यूजुअली ओवरलुक्ड और इग्नोर्ड. इसमें से भी एक एसेंशियल फैक्टर है जिसको यूजुअली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर ओवरलुक करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ विमेन. देखिए, रोल ऑफ विमेन एज यू ऑल नो कि जनरली एक इग्नोर्ड फैक्टर बना है, सो दैट इज हैम्परिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर सोसाइटी. वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है. The forgotten factor is the role of women. Development will be handicapped as long as women remain second class citizens. Development तब तक handicapped या hamper होती रहेगी जब तक हम women को क्या करते हैं, second priority देते हैं, second class citizens मानते हैं. Uneducated, without any voice in family or community decisions. उनकी कोई आवाज़ नहीं होती community decisions में, या even family भी पारिवारिक डिसीजंस होते हैं उनमें भी उनकी आवाज़ नहीं होती. आवाज़ इन द सेंस कि उनके जो पॉइंट है उसको आगे नहीं रखा जाता है, राइट. विदाउट लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, दे डू नॉट हैव सेल्फ इकोनॉमिक स्टेटस, दे आर नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ. जब उनका खुद इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक एक विमेन जो है वो पावराइज्ड नहीं हो सकती, राइट. मैरिड व्हेन दे आर स्टिल प्रैक्टिकली चिल्ड्रन. एक छोटी बच्ची का जब तक वो एक माइनर की एज को क्रॉस नहीं कर लेती उसकी शादी कर देना. एंड देन फोर्थ प्रोड्यूसिंग वन बेबी आफ्टर अनदर, ऑफन ओनली टू सी हाफ ऑफ देम डाई बिफोर दे आर ऑफ स्कूल एज. सी आफ्टर दे आर मैरिड ऑब्वियसली दे विल हैव टू कंटिन्यू producing babies, and at the time comes when they are all almost in the age of extinction. They all die before they are of school age. School age के ही टाइम पे वो क्या हो जाती हैं, वो मर जाती हैं. We can enhance development by improving women power by giving women opportunity to develop themselves. देखिए, हम लोग डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं कैसे, by giving women the opportunity to develop. women बढ़ेंगी तभी हमारी क्या होगी, हमारी इकोनॉमी भी बराबर से ही बढ़ेगी. चलिए देखते हैं इससे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस. The first question is the most important natural resource फॉर नेचुरल डेवलपमेंट इज. देखिए, नो डाउट ह्यूमन लेबर फोर्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, हमारा रोल ऑफ विमेन है या डेवलपमेंट ऑफ विमेन है. बट हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन है ह्यूमन लेबर, इफेक्टिव लीडरशिप, इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट या फिर फॉरेन असिस्टेंस. देखिए, जब तक ह्यूमन लेबर नहीं होगी तब तक इफेक्टिव लीडरशिप और जो मिडिल मैनेजमेंट का इंटेलिजेंस है वो कहाँ काम आएगी. सो व्हाट विल बी द आंसर टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट का ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज योर ह्यूमन लेबर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन पावर मीन्स, ह्यूमन पावर का मतलब क्या होता है, ओनली मैन, ओनली विमेन, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बोथ मेन एंड विमेन. देखिए, ह्यूमन पावर का मतलब होता है दोनों, बोथ द जेंडर शुड कम टुगेदर एंड वर्क एज वन. दोनों को एक ही तरीके से काम करना चाहिए. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज. इनमें से कौन सा फैक्टर ओवरलुक्ड या फिर इग्नोर किया जाता है, राइट, उसको अवॉइड किया जाता है. रोल ऑफ विमेन, रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, रोल ऑफ चाइल्ड लेबर या फिर बोथ मेन एंड वुमेन. सो एज यू ऑल नो व्हाट विल बी द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड का आंसर हो जाएगा रोल ऑफ विमेन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली ओवरलुक या फिर इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. women have hardly any voice in family or community decisions, have hardly any economic or legal status, any voice in the family or community decisions, or legal or community decisions, or legal or economic status, any voice to decide about legal or economic status. देखिए, women have hardly any voice in family or community decisions, right, any legal और community decisions और legal और economic status. तो हमारे पास तीनों ही नहीं है, ना वॉइस है, कम्युनिटी डिसीजंस या फिर लीगल डिसीजंस लेने का हक भी नहीं है, एक इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं है, और ना ही हमारे पास एक लीगल
स्टेटस है। सो इन सब की ही कमी है हमारे पास। तो women have hardly all these things available for themselves. Next, women power is an essential, women power is, अब ये 4 ऑप्शंस हैं, अब देखते हैं women power यहाँ पे क्या है। An essential power in the development of nation, an essential power in child production, an essential power in marriages, an essential power in the death of children. देखिए बाकी काम तो obviously women को करने ही होते हैं, but women power means an essential power in the development of nation. उनकी power जो एक nation को क्या बनाती है, developed बनाती है, right? I hope आपको इन चारों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। Moving over to the next question. Choose the word which best expresses nearly the same meaning of the given word. Question number 6. We have कैजोल। कैजोल का मतलब क्या होता है? देखिए कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, राइट? कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। एंड वी हैव द 4 ऑप्शंस: flatter, commence, brutal, guarded. So what will be the correct option or correct synonym for the word कैजोल? The answer will be flatter. Flatter का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना या बहुत ज़्यादा हाँकना किसी के बारे में। So commence, commence का मतलब क्या होता है? To begin. Commence means to start. Brutal, brutal का मतलब होता है cruel या फिर rough, not even. Guarded means protected, right? चलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शन। Moving over to the next question. Then you have फ्रेजाइल। दिस इज नॉट फ्रेजाइल, इट इज फ्रेजाइल, यहाँ पे एल हो जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक या फिर जो ईजिली ब्रोकन हो, राइट? सो हमारे ऑप्शंस क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भी होता है वीक। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से अज्यूम करना, राइट? तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7th विल बी योर बी आंसर, राइट? चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फ्लैजिटस। फ्लैजिटस का मतलब क्या होता है? फ्लैजिटस का मतलब होता है क्रूर या फिर हिंसक, राइट? फ्लैजिटस का मतलब क्या होता है? क्रूर या फिर हिंसक। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्लैजिटस? जेंटल, एबिलिटी, विकेड या फिर केयरफ्री। देखिए विकेड तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट। फ्लैजिटस मीन्स क्रूर और जेंटल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी सॉफ्ट। केयरफ्री, केयरफ्री इज अ पर्सन जिसके पास कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल वो क्या होता है? आराम होता है, फ्री फ्रॉम ऑल टेंशंस, राइट? मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट वर्ड। देन यू हैव ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है बहुत शांत या फिर धीर, राइट? अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? माइग्रेटिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहना। सिरेन, सिरेन का मतलब होता है शांत, जो ट्रैंक्विल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, फाइन। देन वी हैव पिटी। पिटी का मतलब होता है जो जिस पे दया हो, राइट? देन वी हैव नॉइजी। सो ट्रैंक्विल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शोर शराबा, नॉइजी। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। सिरेन, सिरेन इसका सिनोनिम हो जाएगा और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉइजी। नॉइजी विल बी इट्स एंटोनिम। नेक्स्ट, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इंडिपेंडेंट, एक्सप्रेस, सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत दी गई हुई है। इंडिपेंडेंट इज करेक्ट, एक्सप्रेस्ड बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दोनों वर्ड्स में होता है। उनको लगता है COMPLEMENT हो सकता है या फिर SUPPLIMENT हो सकता है। दोनों ही स्पेलिंग गलत हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLIMENT, ये बिल्कुल सही है। सो योर रॉन्ग स्पेलिंग विल बी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाती है? SUPPLEMENT। सो दिस विल बी योर करेक्ट स्पेलिंग फॉर सप्लीमेंट। सो 10th का आपका रॉन्ग मिसस्पेल्ड वर्ड हो जाएगा 10th का C। नेक्स्ट, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है परसुएड, कॉन्फिडेंस, डेलिकेट या फिर इन्वेडर। चलिए ये 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। परसुएड इज करेक्ट, कॉन्फिडेंस इज करेक्ट, डेलिकेट इज करेक्ट। सो गलत स्पेलिंग किसकी है? 11th के डी की। इसका करेक्ट वर्ड या करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? INVADER।
और यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको मिला है DOR, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the most appropriate words from the given options। इन options में से हमको 4 options में से ढूंढना है कि correct word इस fill in the blank में कौन सा हो सकता है। The accused challenged the judge that he could do dash he could in order to get out of jail। जो accused था, right, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, blame किया गया था, उसने जज को challenge किया कि वो कुछ भी करेगा, किसके लिए, इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ जेल। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ, वॉट एवर, वेन एवर, विच या हुम एवर। देखिए विच तो पहली बात पर्सन्स के लिए आता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ वॉट एवर या फिर वेन एवर। वेन एवर का मतलब क्या होता है, कभी भी। हुम एवर एक ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल आएगा, तो वेन एवर भी नहीं हो सकता। हुम एवर द अक्यूज चैलेंज द जज दैट ही कुड डू हुम एवर। देखिए यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। विच आप ऑप्शन के केस में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन की बात भी नहीं हो रही है। हुम एवर भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो वॉट एवर का मतलब क्या हो जाता है, कुछ भी, ठीक है। वो कुछ भी करेगा, किसके लिए, जेल से बाहर आने के लिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ए। 12 ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन यू हैव कॉफी इज मेड डैश मिल्क। क्या होगा, ऑफ, फ्रॉम, विद या फिर अगेंस्ट। देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों में होता है वो होता है ऑफ और फ्रॉम को लेके। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऑफ लगाने की कोशिश करेंगे और कुछ बच्चे फ्रॉम लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑफ का इस्तेमाल कब किया जाता है। ऑफ का इस्तेमाल जब कोई फिजिकल चेंज होता है उस केस में किया जाता है, या फिर जिसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल, लाइक द रिंग। अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। सो नाउ दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। अगर उस गोल्ड से रिंग बनाई गई है तो उसी गोल्ड से, उसी रिंग से दोबारा उसी गोल्ड को बनाया जा सकता है, राइट। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, ऑफ। बट बिकॉज ये कॉफ़ी से तो मिल्क बन गया, राइट, इस मिल्क से तो कॉफ़ी बनाई जा सकती है, बट क्या कॉफ़ी से एग्जैक्टली मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम। जब हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज फ्रॉम, जिसको आप कह सकते हैं केमिकल चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। सो जब आप फिजिकल चेंज की बात करेंगे या फिर रिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, इन दैट केस वी यूज ऑफ, और जब आप इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, इन दैट केस वी यूज फ्रॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट आंसर विल बी सी, फ्रॉम। कॉफी इज मेड फ्रॉम मिल्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिफर्स डैश मी ऑन दिस मैटर। अगेन अब डिफर्स के साथ हम दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, किसका किसका, फ्रॉम या फिर विद का। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफर्स फ्रॉम मी इन दिस मैटर, डिफर्स विद मी, डिफर्स ऑन मी तो नहीं होगा, अगेंस्ट भी नहीं होगा। कंफ्यूजिंग आर फ्रॉम एंड विद। देखिए जब हम किसी समवन की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज डिफर विद। बट जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज डिफर्स फ्रॉम। सो नाउ हियर वी हैव अ पर्सन, समवन, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही डिफर्स विद मी ऑन दिस मैटर, फाइन। So question 14 the correct answer will be C, and question 13 the correct answer will also be C. Moving over to the next question, find out which part of the sentence has an error. अब यहाँ पे आपको एक sentence दिया गया है, you will have to find कि कौन से part में हमारे error है। Most of the students has secured above 90% in their board exams. क्या हो जाएगा, देखिए हमको यहाँ पे मिल गया है कि वी हैव मोस्ट ऑफ द, और उसके बाद हमारे पास है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो जब मोस्ट ऑफ के बाद हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इमीडिएटली उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी प्लूरल Next question we have is
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सिक्योर्ड, ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, अबव 90% इन देयर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब इस स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, जब आपके पास मोस्ट ऑफ होता है और उसके बाद आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है, राइट, इन दैट केस योर वर्ब बी विल ऑल्सो बी प्लूरल। उस केस में जो आपका वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट इधर मोस्ट ऑफ के बाद हमको क्या मिल गया है, हैज़ मिल गया है, जो कि गलत है। सो एरर किस पार्ट में है, एरर हमारे 15th के बी पार्ट में है। यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड अबव 90% इन देयर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो 15th आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, द कैटल। अब बच्चों को लग रहा होगा मैम इसमें एस तो लगा ही नहीं है। देखिए, जो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है, बट इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इसमें एस लगा देते हैं, चाइल्ड्स? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होता है प्लूरल में, चिल्ड्रन। तो इसमें भी हमने एस नहीं लगाया। तो हर वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली ये जो कैटल है ये भी कौन सा वर्ड है, ये भी हमारा प्लूरल नाउन ही है। सो अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो 16th एरर वी हैव इन पार्ट बी। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हमारा आर होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लिटिल मिल्क इन द कप इज इनफ। देखिए, वी हैव लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव में, कुछ भी नहीं, राइट। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, राइट। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज। और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी दूध या जितना भी चीज़। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डैश लिटिल मिल्क इन द कप इज इनफ, मतलब जितना भी मिल्क है इस कप में वो क्या है, इनफ है। तो लिटिल ना हो के क्या हो जाएगा, द लिटिल मिल्क इन द कप इज इनफ, मीन्स जितना भी मिल्क उस कप में है वो क्या है, वो सफिशिएंट है। सो एरर किस पार्ट में है, 17th के ए पार्ट में आपको एरर मिल जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको ये तीनों एरर के स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the best expression amongst multiple choice for a given idiom or phrases. Now you have the question regarding your idiom or phrases और आपको चूज करना है कि आपके सेंटेंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। We have the first one is bite your tongue. इस idiom का मतलब क्या होता है, desperate effort to avoid saying, fight fiercely to help someone, a short lived glory. देखिए, bite your tongue का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बोलने से बहुत ज़्यादा रुकना या अवॉइड करना। So what will be the correct answer? Your correct answer will be 18th A, desperate effort to avoid saying. देखो, बहुत लोगों को होता है कि मुझे बोलना है but they hold back, right? So they are biting their tongue, they are holding back to say whatever they have to say, right? Next we have turn a blind eye. So what do you mean by turning a blind eye? Be no longer young, secretly pretending not to notice something, or on the whole. Turn a blind eye का मतलब होता है अंधे हो जाना नहीं। Turn a blind eye का मतलब होता है to avoid something, जानबूझ के किसी चीज़ को अनदेखा करना, right? तो 19th ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19th will be your pretending not to notice something. 19th C will be your correct answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we have, out of the 4 alternatives, choose the one word that can be substituted for the given sentence. Now you have your one word substitution. Question number 20. Anything which destroys the effect of poison. कोई भी ऐसी चीज़ जो poison का जो effect है वो क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है या फिर बिल्कुल null कर देती है। So what is the answer? Serum? No. Antidote, antiseptic और liquid. देखिए, एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है, जर्म्स को कंट्रोल करना या फिर जर्म्स को मारना। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पॉइजन की बात हो रही है। तो पॉइजन के इफेक्ट को कौन खत्म करता है, पॉइजन के इफेक्ट को हमारा एंटीडोट खत्म करता है। सो व्हाट विल बी द आंसर, 20 C विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, कोई ऐसा इंसान जिसकी समझ, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पावर क्या हो, बहुत अच्छी हो। सो व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड? एक्सपर्ट। देखिए एक्सपर्ट एक मास्टर होता है, ठीक है, किसी काम में एक्सपर्ट होना या मास्टरी करना। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन्स वेरी गुड और एक्सीलेंट। इंटेलेक्चुअल, लिटरेट, लिटरेट इज अ पर्सन हु knows how to read or write. And what will be the correct answer for question number 21? Your intellectual. Intellectual is a person of good understanding, knowledge and reasoning power. So what will be the correct answer for question 21? Question 21 will be C. Right? आगे बढ़ते हैं. The four parts of the sentence are not given in their proper order. Find out the correct order of PQRS. अब आपको इसमें से correct ordering देखनी है. Sentence reordering का ये question है. चलिए देखते हैं. The spirit of man has slowly and painfully surmounted and his growing intelligence all the obstacles that have come in his way has faced all kinds of danger. सबसे पहले हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का मेन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं. देखिए एंड से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं. ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट हैव कम इन हिज वे, हुज वे. अब यहाँ पे हिज वे है तो हिज से पहले हमको एक एंटीसीडेंट की भी ज़रूरत है जिसके वजह से ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हो गया. तो क्यू नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता. वी हैव नाउ एस एंड पी. हैज़, अगेन वी हैव हैज़ हियर. तो हैज़ से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नहीं. हैज़ फेस्ड लाइक व्हाट. तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. So P, the spirit of man has slowly and painfully surmounted. So पहला हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? P ऑप्शन, has surmounted. Let's go by this option only क्योंकि हमारे पास Q भी सही नहीं था, R भी सही नहीं था और S भी सही नहीं था. So P के बाद हमारे पास R है. Let's check it. All the obstacles, obstacles मतलब जितनी भी hurdles या problems आई हैं that have come in his way. Q एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस, और उसकी बढ़ती हुई जो इंटेलिजेंस है उसने क्या फेस की है? सारे टाइप्स ऑफ डेंजर. सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर. पी जो स्पिरिट ऑफ मैन है, जो मैन की जो अंतर आत्मा है या उसकी स्पिरिट है, उसने धीमे धीमे सीखा है. क्या सीखा है? ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, कैसे सारे ऑब्स्टिकल्स को क्या कर जाए? पार कर जाए जो उनके रास्ते पे आई हुई हैं. देन क्यू, और उसकी जो बढ़ती इंटेलिजेंस है, बढ़ती जो सोच है, उसने क्या फेस किया है? सारे काइंड्स ऑफ डेंजर को फेस किया है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी 22 का डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पी, आर, क्यू एंड एस. देखिए बच्चों, आपको ऐसे ही अपने सेंटेंस रीऑर्डरिंग के जो सेंटेंसेस हैं उनको ऑर्डर में लाना है. फर्स्ट यू रीड ऑल सेंटेंसेस, फिर कोशिश करिएगा कि कैसे आप उसको लाइन में विद प्रॉपर मीनिंग आप उसको फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 23. दे शुड इम्प्लांट इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन साउंड प्रिंसिपल्स लाइक व्हाट. देखिए शुड इम्प्लांट क्यू से स्टार्ट होगा नहीं. वी डोंट हैव, वी हैव 3 पी ऑप्शंस. ओके. आर इन द माइंड्स ऑफ, आर से स्टार्ट होगा नहीं. सो पी से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली. नाउ they should implant, they in the minds of young children, they sound print. Now they should implant, उनको implant करना चाहिए. क्या implant करना चाहिए? Now they should implant what they should implement? साउंड प्रिंसिपल्स. साउंड प्रिंसिपल्स इम्प्लांट करने चाहिए. कहाँ पे इम्प्लांट करने चाहिए? इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन के माइंड्स में इम्प्लांट करने चाहिए क्या? साउंड प्रिंसिपल्स, अच्छी वैल्यूज, अच्छी आदतें. राइट. सो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है? P, Q, S एंड R. सो 23rd D विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. From underlined part of the sentence, choose part of the sentence from given choices to correct or improve it. Now we have a question where you have underlined part, और इस underlined part में से आपको choose करना है कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा. There are few passengers in this compartment than that. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरिजन हो रहा है. राइट. और जब भी कंपैरिजन होता है हम किस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का. बट हियर वी हैव few. So let's see our options. fewer, less, a few या फिर none of these. देखिए there are a few passengers in this compartment than that. Again it is your positive degree only but we are talking about comparison. So यहाँ पे correct option क्या हो जाएगा? There are fewer passengers in this compartment than that. So 24th A option will be the correct answer. आगे बढ़ते हैं. His losses at the races made the young man lose the peace of mind. देखिए losses at the races
यहाँ पे हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। सो अनकाउंटेबल में यहाँ पे हमें उसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? हिज लूज एट, हिज लॉस्ट एट। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, इस लूज का मतलब भी होता है खोना, और लॉस का मतलब होता है घाटा, राइट। LOSS का मतलब होता है घाटा, और इस लॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो खो गई हो, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 25 का C विल बी योर करेक्ट आंसर। हिज लॉस एट द रेसेस मेड द यंगर मैन लूज द पीस ऑफ माइंड। लूज का यहाँ पे मतलब हो जाता है खोना, पीस ऑफ माइंड खो गया, उसकी हार एट द रेसेस, रेसेस में उसकी हार ने उसको क्या खो दिया? उसका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खो दिया। सो 25C विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लाए हैं यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं। यदि बच्चों आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप आगे वीडियो को प्ले करिएगा, नहीं तो पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा खुद से, और फिर देखिएगा आपने 25 में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो ठीक है बच्चों, अभी अगर हम बात करें आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, दिल्ली का आपको डिकोड दिया गया है CDKGH, और इंडिया का आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर, हमें यही देखना है। तो देखो ना बच्चों, D का C हुआ तो 1 माइनस हो गया। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 1 माइनस हो गया। ठीक है, D से C हुआ तो 1 माइनस, E का D हुआ तो 1 माइनस, सब में माइनस हो रहा है बच्चों। L का K हुआ तो 1 माइनस हुआ, H का G हुआ तो 1 माइनस हुआ, I का H हुआ 1 माइनस। इट मीन्स बच्चों सब में माइनस कर देना है। और यदि हमें नंबरिंग याद है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे 9 का बच्चों 8 हो जाएगा, 14 का 13 हो जाएगा, और बच्चों 4 का हमारा 3 हो जाएगा, 9 का 8 हो जाएगा, और A की बात करेंगे तो बच्चों Z आ जाएगा 26 नंबर पे, और ये हमारा जिस भी ऑप्शन में होगा आंसर होगा HMCHZ। बच्चों ये हमारा B ऑप्शन में है, तो हमारा B आंसर क्या हो गया? B ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चंस को करना होता है। यहाँ पर बच्चों B ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा, यानी वो शब्द कौन सा है जो सबसे पहले आएगा। प्यारे बच्चों देखो RES तो तीनों में दिख रहा है, इनको हटा दो। इसके बाद बचा POP और T। तो बच्चों पहले O आता है कि P आता है? पहले O आता है, ना कि पहले P आएगा, ना कि पहले T आएगा। तो बच्चों हमारा सबसे पहले O आ जाएगा, और इसलिए हमारा रिजॉर्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पहला ही शब्द बनाना था, पहला शब्द हमारा B ऑप्शन हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। बच्चों अभी हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो 15 से 18 हुआ, 3 प्लस हुआ, और 18 से बच्चों 23 हुआ तो 5 प्लस हुआ, 23 से हमारा 30 हुआ तो बच्चों यहाँ 7 प्लस हुआ, और फिर बच्चों 39 तो 9 प्लस हुआ, 50 हुआ तो 11 प्लस हुआ, और फिर बच्चों 13 प्लस हुआ। तो बच्चों फिर कितना प्लस होगा? 15। यानी एक सीरीज चल रही है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 11, 13 और 15 की। तो बच्चों 63 में 15 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा, और ऐसा किस ऑप्शन में है? C ऑप्शन में है, जो कि हम लोग का आंसर है। आगे बढ़ेंगे बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ एक सीरीज है हमारा CC, फिर डैश है, फिर CCB है। तो बच्चों देखो ना, एक आइडिया लग जाता है। जब हमने देखा CCB है तो एक बार हम CCA करते हैं। तो बच्चों CCA किया, CCB, और फिर CCA, CCB, CCA और CCB का सीरीज बन गया। तो प्यारे बच्चों देखो CCA, CCB, CCA, CCB, CCA, CCB। तो यहाँ पर आप क्या भर रहे हैं? A, C, A, C। किस ऑप्शन में है बच्चों? A ऑप्शन में है।
और ये हम लोग का आंसर है। कितने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बच्चों यहाँ यच है, यच का जी हुआ तो 1 माइनस हुआ, जी का यच हुआ तो 1 प्लस हो गया, आई का यच हुआ बच्चों 1 माइनस हुआ, जे का के हुआ तो 1 प्लस, यानी बच्चों 1 माइनस 1 प्लस। अगर हम 1 माइनस करेंगे पहले तो ओ आएगा, 1 प्लस करेंगे तो बच्चों पी आएगा, 1 माइनस करेंगे यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा P आ जाएगा, और फिर 1 प्लस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। OPPS किस ऑप्शन में बच्चों, ए ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों सीक्वेंस चल रहा था -1 + 1 का, जो कि हम लोगों ने फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया। अभी चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पर रतौंधी का विटामिन ए दिया है, स्कर्वी का क्या होगा। जैसे रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी रोग किससे होता है बच्चों, विटामिन सी की कमी से होता है, और ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, यदि आपको नॉलेज है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो बच्चों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत आपको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चों यहाँ बस है, स्कूटर है, कार है, साइकिल है। अगर हम बात करें बस की, कार की और स्कूटर की, तो ये सारी चीज़ें ईंधन से चलती हैं बच्चों, इनमें फ्यूल लगता है। लेकिन साइकिल एक ऐसा संसाधन है जिसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, और इसलिए हमारा बच्चों ये अलग हो गया, और यही हमारा आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन भी हमारा क्लासिफिकेशन का ही है। यहाँ जेडेक्स है, तो बच्चों हमें पता है इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इसका 26 होता है, इसका 24 नंबर होता है, 2 का डिफरेंस है। इसका बच्चों 20 होता है, इसका 18, 2 का ही डिफरेंस है। इसका 13 होता है, इसका 15 होता है, इसका 13 बच्चों 2 का ही डिफरेंस है। इसका 9 होता है, इसका 6, तो 3 का डिफरेंस है। बच्चों सब में जो डिफरेंस थे 2-2 के डिफरेंस थे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर मिल गया जिसमें बच्चों 3 का डिफरेंस हो गया, इसलिए हमारा अलग हो गया, और बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्लासिफिकेशन का ही है। बच्चों ये 11 का स्क्वायर है, बच्चों ये 13 का है, और ये 17 का है, और बच्चों इसकी बात करें 15 का है। अगर हम बात करें 11, 13 और 17, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं बच्चों, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, 15 भाज्य संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर सी ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करें बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा बच्चों, एक बाग में एक व्यक्ति बैठा है और एक लड़की ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा मतलब मेरे पिता के पिता, वह मेरे दादा की पोती यानी खुद, मेरे दादा की पोती यानी पापा के पापा यानी दादा हो गए, और दादा की पोती कौन होगी, वो खुद लड़की होगी। की पोती के इकलौते भाई हैं, की पोती के इकलौते भाई हैं, उसके पोती के अगर इकलौते भाई हैं तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है। ठीक है बच्चों, उस लड़की की माँ से क्या है, फिर से समझिएगा बच्चों, बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है, तो लड़की की जो माँ होगी। बच्चों देखो क्या बोला, बाग में एक व्यक्ति बैठा है, लड़की ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा यह मेरे दादा की पोती यानी खुद, ठीक है, दादा की पोती का इकलौता भाई है, यानी ये लड़की का भाई है, ये लड़की का भाई है, और लड़की की माँ से इसका संबंध देखना है, तो बच्चों ये क्या होगा, पुत्र होगा, यानी लड़की की माँ का ये पुत्र है। तो उस व्यक्ति का लड़की की माँ से क्या रिश्ता है, उस व्यक्ति का लड़की की माँ से क्या रिश्ता है बच्चों, तो उस व्यक्ति का माँ है, वो जो लड़की की माँ होगी उस व्यक्ति का भी माँ होगी और उसकी भी माँ है, तो बच्चों व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में। तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन का जब भी सवाल आए इसी मेथड से आप लगा लिया करो, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। उत्तर दिशा में कितना जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब बच्चों इधर होगा, और 3 किलोमीटर जाता है, फिर बच्चों उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, यदि बच्चों आपसे पूछता है कौन सी दिशा में चल रहा है, तो जहां पर ये वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ही हो जाएगा, नॉर्थ ही। अगर हमसे पूछता प्रारंभिक स्थान से, तो प्यारे बच्चों दोनों को हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट होता। और भी तरीका होता है बच्चों, जैसे सबसे पहले बोला नॉर्थ में गया, ठीक है, हमने नॉर्थ लिख लिया, उसके बाद बच्चों वह दाएं मुड़ा तो हमने राइट लिख लिया,
ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों वो बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट लिख लिया, तो राइट लेफ्ट कट जाता है बच्चों, नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। और लॉट ऑफ मेथड्स होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर होगा। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की बच्चों। तो यहाँ पर 4 मित्र आपस में बैठकर ताश खेल रहे हैं, और बच्चों हम सभी को पता है अगर ये ताश खेल रहे हैं तो ए इनका दायां साइड होगा और ए इनका बायां साइड होगा। और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। राम को आप कहीं भी बैठा दीजिए, इनके दाईं तरफ शंकर को बैठा दीजिए, यहाँ पर शंकर बैठे हैं। फिर कह रहा है बच्चों अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हैं, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हैं। तो बच्चों अरविंद को हम यहाँ बैठा देंगे और गोपाल भैया को यहाँ बैठा देंगे, तो अरविंद के बाएं कौन हो जाएगा बच्चों? गोपाल हो जाएंगे। निम्न में से कौन से युगल भागीदार हैं? बच्चों किनके जोड़े हैं? शंकर और अरविंद के, गोपाल और राम के। हमने देखा राम अरविंद हैं तो ये गलत हो जाएगा। गोपाल शंकर हैं, गोपाल शंकर गलत हो जाएगा बच्चों। राम शंकर गलत है। गोपाल और राम देखो बच्चों लाइन से बैठे हैं, इनकी पेयरिंग बन रही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन यदि बच्चों हम देखते हैं तो बच्चों हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। सभी हाथी जुराबे हैं, तो जितने भी हाथी हैं ये सब के सब क्या है बच्चों? सभी हाथी बच्चों पुरुष हैं। कोई नहीं, सभी हाथी पुरुष हैं बच्चों, तो हमने सभी हाथी को पुरुष बना दिया। फिर लिखा है सभी पुरुष जुराबे हैं, जितने भी पुरुष हैं बच्चों ये सब क्या है? जुराबे हैं। ठीक है भाई, सभी हाथी को मैंने पुरुष बनाया, सभी पुरुष को जुराबे बना दिया। अब बच्चों कह रहा है कुछ जुराबे हाथी हैं, कुछ जुराबे हाथी हैं। बच्चों ये 100% सत्य है, क्योंकि बच्चों जितने भी हाथी हैं वो सबके सब पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं। तो बच्चों मतलब ये कहने का मतलब हो गया जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे हाथी हो या पुरुष हो, वो सबके सब क्या हो गए? जुराबे हो गए। लेकिन जो हाथी है बच्चों, अगर ये जुराबे हैं तो यहाँ पर जुराबे भी हैं और हाथी भी हैं। इसी हाथी के बीच में जुराबे भी हैं। इस हाथी में जितने जुराबे आ जाएंगे बच्चों वो जुराबे भी होंगे, हाथी भी होंगे। लेकिन यहाँ जो जुराबे हैं ये हाथी के बीच में नहीं आ रहे हैं, इसलिए सभी जुराबे हाथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ जुराबे बच्चों हाथी हो जाएंगे और ये सही होगा। अगर हम कहें सभी हाथी जुराबे हैं तो बच्चों सभी हाथी जुराबे होंगे, क्योंकि जब सभी हाथी पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं तो सबके सब चीज़ें क्या हो गई बच्चों? जुराबे हो गई। और इसलिए हमारा होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है डाइस का। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में 6 के अपोजिट में कौन होगा? डॉट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ फ्रंट फेसिंग द साइड ऑफ 6 डॉट। 6 के अपोजिट में क्या होगा? बच्चों कोई भी 2 फिगर लेके सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला फिगर लिया, दूसरा फिगर लिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है। तो बच्चों हम लोग का ये होता है नियम कि इनको लेके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देते हैं। और हालांकि इस सवाल में हमें लिखने का भी नीड नहीं है, मगर आपको बता दे रहे हैं। और लिखने का नीड क्यों नहीं है वो भी बता देते हैं। बच्चों 2 का अपोजिट 1 होगा, 3 का 5 होगा। हमसे 6 का पूछा था तो 6 का अपोजिट 4 होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। और बच्चों इसीलिए हमें नहीं लिखना था, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 है, तो जो नंबर बच्चों हमें नहीं दिख रहा है 6 का वही अपोजिट होगा। और यहाँ पर 4 हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। बाय द वे इसका रूल होता है, इस रूल से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों अभी चलेंगे हम लोग अपने 15 नंबर सवाल पे। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 30 जनवरी 2003 से 2 मार्च तक 2003 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, इस दिन को बच्चों बृहस्पतिवार दिया है, इस दिन को क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 30 जनवरी से अगर बात करें हम 2003 की, तो जनवरी में हमारा एक दिन बच जाता है। और अगर हम फरवरी की बात करें बच्चों तो ये हमारा सामान्य वर्ष है, तो यहाँ 28 दिन होगा फरवरी। उसके बाद बच्चों मार्च की बात करें तो सिर्फ 2 ही मार्च तक लेना है, इसमें 2 दिन और हो जाएगा। ओवरऑल बच्चों हमारे पास 31 डेज हो जाएगा। और हम सभी को पता है हम जब ओड डेज निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे और हमारे 3 डेज बच जाएंगे। वैसे ही बच्चों 28 हमारा कट जाएगा 7 से और यही 3 हमारा बच जाएगा। तो बृहस्पतिवार में हमें 3 डेज प्लस कर देना है। बृहस्पतिवार के बाद बच्चों शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है और फिर रविवार आता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रविवार हो जाएगा। इट मीन्स बच्चों संडे हो जाएगा।
आई होप कि बच्चों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर की तरफ। यहाँ पर कह रहा है शब्दों को क्रम व्यवस्थित करिए, मतलब शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं बच्चों आर्य यहाँ भी है, आर्य यहाँ भी है। आर्य तो बाद में आएगा, पहले आर्य ही आएगा, लेकिन आर्य के बाद टी आई यहाँ भी है, टी आई यहाँ भी है, यहाँ ओ है बच्चों, यहाँ एफ है, तो पहले थर्ड नंबर आएगा। थर्ड के 2 ऑप्शन हैं और इसके बाद बच्चों फर्स्ट आएगा, और इन दोनों में थर्ड के बाद फर्स्ट है। अब इनमें चेक करेंगे बच्चों, तो आरी आरी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर यस है बच्चों, पहले सी आएगा यानी 4 आएगा, फिर सेकंड आएगा, यानी बच्चों हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बड़े आसान तरीके से शब्दकोश के इस सवाल को भी आप कर सकते हैं, और इन सवालों का जितना प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों उतना कम है, क्योंकि इनके सवाल एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। सवाल कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहा जा रहा है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है, बाएं छोर से देखेंगे 7वां है बच्चों, दाएं छोर से 14वां है, दाएं छोर से यही पेड़ जो है बच्चों, ये जो पेड़ है यहाँ पर, ये जो पेड़ है बच्चों, ये जो पेड़ है, ये पेड़ इधर से 7वां था, इसका मतलब इसके इधर साइड में 6 थे, इधर से 14वां है, इसका मतलब इधर 3 है, 13 है, 13 और 6 19 हो गया, और एक इसको लेके बच्चों 20 पेड़ हो गए टोटल। और बच्चों इसका सिंपल तरीका होता है, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनको आप काउंट कर लो, जोड़ लो, और उसमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि उसी पेड़ को आप दोनों साइड से काउंट करते हो, बाएं से भी और दाएं से भी, इसलिए बच्चों एक को माइनस कर देना, क्योंकि उस पेड़ को आपने 2 बार गिन लिया था। एक बार जब उसे हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे, पेड़ आ जाएंगे, और बच्चों यहाँ पर पेड़ों की संख्या कितनी है, 20 है, और इस तरीके से इनका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है हमारा 8 + 4 × 9 - 3 डिवाइडेड बाई 1। अब बच्चों यहाँ प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 8 × 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का अर्थ है बच्चों माइनस, और माइनस का अर्थ है बच्चों डिवीजन, और डिवीजन का अर्थ है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों डिवीजन का तात्पर्य गलत लिखा है बच्चों। अब देखो ना बच्चों, यहाँ पर जब प्लस का मतलब मल्टीप्लाई हो गया था, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया था, माइनस हो गया था, और माइनस का मतलब डिवीजन हो गया, तो इसका मतलब प्लस ही रहा होगा, इसका मतलब प्लस रहा होगा, वहां पर गलत लिख उठा है बच्चों। भाग करेंगे 3 तरफ का 9 हो जाएगा, और 800 का यहाँ 32 हो जाएगा, -3 + 1, एक प्लस करेंगे 33, और -3 करेंगे बच्चों यहाँ पर 30 वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन होगा, और बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये दोनों नंबर जो दिए हैं, इनको यदि आप जोड़ेंगे 28 होगा, और इसका हाफ करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा ए नंबर। सिमिलरली बच्चों आगे बढ़ेंगे, 21 और 9 को प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। वैसे बच्चों इसमें क्या नंबर जोड़ दें कि हाफ करने पे 16 आ जाए, तो हमें पता है बच्चों 32 होना चाहिए, और 32 होने के लिए यहाँ पर 22 होना चाहिए, ताकि 32 का हाफ करें तो हमें 16 मिल जाए। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 22। बच्चों अभी हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों क्या है, कौन सा आरेख फूल, कमल और गुलाब को भी सही संबंध। यहाँ पर बच्चों हमें देखना है, फूल है, कमल है और गुलाब है। अब बच्चों चाहे कमल हो या गुलाब हो, सबके सब फूल ही होते हैं, तो चाहे कमल हो बच्चों चाहे गुलाब हो, सबके सब फूल, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे कमल हो या गुलाब हो बच्चों, सबके सब क्या होते हैं, फूल ही होते हैं, है कि नहीं। बच्चों 21वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीरीज का है, फिगरल सीरीज का। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिक लगता है, जब भी इनके सवाल आए आप ट्रिक लगा लिया करो। देखो बच्चों जो फर्स्ट फिगर है वही 5th नंबर में फिगर है, तो बच्चों इनका ट्रिक हो जाएगा, फर्स्ट का 5 होगा, 2 का 6 होगा, और 3 का 7 होगा। तो बच्चों हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 नंबर का प्लेस बताना है। तो फर्स्ट फिगर और 5th फिगर सेम है, तो सेकंड जो होगा वही बच्चों 6 स्थान पे होगा, तो सेकंड वाला जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा बी ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे तुरंत इस क्वेश्चन को करने के बाद, क्योंकि जिस क्वेश्चन में समय न लगे उस क्वेश्चन में समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी को कितना रोटेट किया है,
P का A वैल्यू था बच्चों, P को यहाँ पर ला के रख दिया गया है, यानी 135 डिग्री इसको रोटेट किया है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर T है, इसको 135 डिग्री रोटेट करेंगे तो 135 डिग्री का मतलब क्या हो गया, वही प्लेस हो गया, यानी AT यहाँ आ जाएगा और T का प्लेस A हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है बच्चों, D ऑप्शन में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है क्लासिफिकेशन का ही है। इसमें क्या है बच्चों, देखो ना, ओ को थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ पर ओ का डिजाइन थोड़ा सा जैसे ओ होता है वैसे होना चाहिए था। तो इससे ये हो जाता है कि ये तीनों फिगर कहीं ना कहीं सिमिलर है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए बच्चों हमारा डी ऑप्शन होगा। ये ओ ही लिखा है और ओ हमारा जो है इस तरीके से ना होके थोड़ा ऐसे होता है। बच्चों ओ जो है लाइनों से नहीं बनता है, बाकी सारे फिगर हमारे लाइन से बनेंगे, इसलिए बच्चों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हमें कंप्लीट करना है इस फिगर को। तो हम सभी को पता है इस लाइन को पहले हम कंप्लीट करेंगे, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और ये जो लाइन जा रही है बच्चों इस लाइन को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, जिसमें बना होगा देखो बच्चों ए लाइन और ए लाइन, ये कंप्लीटली सी फिगर में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का अगर हम देखें तो ये हमारा पेपर कटिंग है और पेपर कटिंग की सबसे खास बात होती है बच्चों, जिस क्वाड्रेंट में एक कटिंग हुई है, जिस क्वाड्रेंट में एक कटिंग हुई है उस क्वाड्रेंट में ये फिगर जरूर रहेगा, उस क्वाड्रेंट में फिगर जरूर रहेगा। और ऐसा इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, नहीं हुआ है, इसमें हुआ है और इसमें हुआ है। लेकिन बच्चों इस क्वाड्रेंट में एक फिगर है, जब इसे हम ओपन करेंगे इसमें भी एक बन जाएगा और इसमें भी एक बन जाएगा, इसमें भी एक बन जाएगा, क्योंकि इसको 4 स्टेप में आप फोल्ड कर रहे हो। तो बच्चों इसमें दो फिगर कभी नहीं जनरेट होंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने यही देखा होगा कि हमने 25 क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में कितने अच्छे से इसको डिफाइन करके क्वेश्चंस करा दिया। और बच्चों जब ऐसे आप खुद से एग्जाम में करेंगे तो अगर हमें इतना कम समय लग सकता है तो आपको और भी कम समय लगेगा, क्योंकि आपको समझाना और बोलना नहीं, आपको सिर्फ करना है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं एंड आई होप कि सारा कुछ क्लियर हुआ होगा बच्चों। आप अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए, जितने भी क्वेश्चंस आपने सही जवाब दिए हैं सारे कमेंट्स करिएगा बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी बच्चों को जय हिंद प्यारे बच्चों। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेजर कल्सी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक का मॉडल पेपर, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें 100% हेल्पफुल होगा, जिसका मेथड, जिसका तरीका आप देखेंगे आपके एग्जाम में जरूर ही यूजफुल होगा। आइए हम लोग चलते हैं पेपर पर। आपका पहला मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है कि देखिए आप क्या लिखा है, दिस इज डिविजिबल बाई, ये नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये किससे डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे कि अगर 5 की पावर 17 को आप कॉमन कर लें इस एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 5 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 हुआ और ये आपका 125 हो गया, ठीक है, 125। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 17 होता है, देखिए 125 प्लस 25 50 हो गया, 150 और ये 156 हो गया। 156 अगर आप देख रहे हैं, इन नंबर से अगर आप देखते हैं तो किससे डिविजिबल है, उस 7 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द पॉइंट पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स, यानी 2 पॉइंट्स हैं आपके P और Q है भाई, जिन किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको 0.83 बार से और 0.62 बार से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको क्या पूछा गया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको फाइंड करना है। इट मीन्स देखिए पहले आप जब इसको
एज ए फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं क्या, 83 माइनस 8 अपॉन 90 लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, इसको 62 माइनस 6 अपॉन 90 लिखते हैं भाई। यहाँ देखो आपका 13 में से 8 आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 75 हो गया अपॉन 90 हो गया। और यहाँ से जब आप बात करते हैं तो देखिए 12 में से 6 निकालेंगे, यानी 12 में से 6 निकालते हैं 6 होता है, ये आपका 5 हो गया, 56/90 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, तो डिफरेंस निकाल दीजिए, देखिए क्या मिलता है आपका, ये 19/90 हो जाता है। यही आपका आंसर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसे इवेल्युएट करना है। यहाँ पर माइंड करिएगा, इनके बीच का डिफरेंसेज आप देखते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 1/3 हो जाएगा, रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख पाते हैं यही माइंड करिएगा। देखिए 1/3 हो गया, जो आपका 3/1 इंटू 1/4 हो गया, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 1/4 होगा, प्लस इसको जब आप लिखेंगे तो इसको 1/4 माइनस 1/7 लिखेंगे, एंड सो ऑन 1/7 माइनस 1/10 लिखेंगे। इस टाइप से आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे। अगर टोटल लिख लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, प्लस 1/16 माइनस 1/19 मिलेगा। और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/1 कैंसिल होता जाएगा, ये होगा 1/3, 1 माइनस 1/19 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18/19 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6/19 होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, जरा देखिएगा। यहाँ पर दिया है एलसीएम 2 नंबर्स का दिया है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या दिया है, एलसीएम जो आपके पास है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है, यानी एलसीएम आपके पास लिखा है 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ये आपके पास क्लियर है। और फिर क्या कहता है, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम का सम है वो है 403। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एलसीएम का और उसके एचसीएफ का सम निकाला तो ये हो गया 403 हो गया, क्लियर हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर एलसीएम है उसको हम 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ लिख सकते हैं, ये 12 एचसीएफ है आपके पास है, फिर ये भी एचसीएफ हो गया, यानी 403 हो गया भाई। यहाँ से 13 एचसीएफ इज इक्वल टू जब आपको मिलेगा 403 मिल जाएगा, और एचसीएफ की जब वैल्यू आप निकालेंगे 403/13 लिखे गए, 13 3 जा बेटा 39 1 हो गया, यानी क्या हो गया, एचसीएफ आपको 31 मिल गया। और एक संख्या दी गई है, दोनों संख्याओं तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है भैया, तो यहाँ पर माइंड करना, क्लियर करना, क्या करना, तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन संख्याओं के गुणनफल के यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर को x करता तो x इंटू अगर हमने 93 कर लिया, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, इंटू एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ आपका 31 हो गया, इंटू एलसीएम करेंगे, एलसीएम की वैल्यू है 12 इंटू 31, 12 इंटू 31 हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 31 इंटू 12 इंटू 31 निकालेंगे, फिर क्या लिख देंगे, अपान आपका 93 हो गया। यहाँ पर देखिए 31 3 जा हो गया, ये 3 4 जा हो गया, ये क्या हो गया 4 3 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, यानी 124 इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जब आप बात करते हैं, देखिएगा पहले यहाँ पर केवल एक एक्सप्रेशन को आप देख लीजिए। जब आप इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 1/1 प्लस x की पावर b अपान x पावर a, प्लस इसको लिखोगे x पावर c अपान x पावर a। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे x की पावर a अपान x पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ये आपका इस टर्म की वैल्यू हो गई, एंड सो ऑन। अगर हम इन तीनों की वैल्यू इस टाइप से लिखते हैं तो हमें मिलेगा x अपान a, x पावर a
अपान एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी प्लस ये मिलेगा बेटा एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। फिर तीसरा टर्म आपके पास जो होगा वो होगा एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। डिनोमिनेटर सभी के सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये ऐड हो जाने के बाद क्या दिखेगा जरा देखिएगा, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करने जा रहे हैं, 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की जरा आप बात करते हैं तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये देखो 0.75 का क्यूब है, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा इसका अपान आप 1 लिख ही सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म की यानी जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 0.75 मिल जाएगा इनटू आपके पास वही 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अपान आपके पास क्या मिल जाएगा, अपान मिलेगा 1 माइनस 0.75, ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, आगे क्या आंसर मिलता है जरा देखिएगा। ये आपका a माइनस बी हो गया और क्या हुआ, ये आपका a हुआ और आपका ए बी हो गया, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 0.75 का होल क्यूब मिल गया प्लस 1 का क्यूब मिला माइनस 0.75 का होल क्यूब हो गया अपान आपके पास ऑलरेडी 1 माइनस 0.75 है। ये तो आपके कैंसिल हो गए भाई, आपको मिलता क्या 1 अपान 0.25 मिल जाता है और इसको जब आप सॉल्व करते हैं क्या हो जाता है 1/25 इंटू 100 हो गया, ये 4 जा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं, ये एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज में क्या है, द एवरेज ऑफ यम नंबर से n की पावर 4, यानी यम संख्याएं हैं जिनका एवरेज n की पावर 4 है। अगर हम इन टोटल का सम निकालने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लिखते हैं यम इंटू एन की पावर 4। ये क्या हुआ, ये यम संख्याओं का टोटल योगफल आ गया। फिर साथ ही जरा देखिएगा और क्या है, यन नंबर्स का जो एवरेज है वो है यम की पावर 4। अगर यन नंबर्स के एवरेज का हम टोटल सम निकालते हैं तो यन इंटू यम की पावर 4 है। फिर आपसे पूछता क्या है, द एवरेज ऑफ यम प्लस एन नंबर पूछता है, यानी इन दो टोटल के सम को अगर हम यम प्लस एन से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर से बेटा यम इंटू एन कॉमन आप कर लेंगे तो ये हो गया एन क्यूब, ये हो गया साथ ही साथ क्या मिलेगा, ये आपका यम क्यूब मिलेगा अपान यम प्लस एन मिलेगा। और अब आप क्या करेंगे, इसमें जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप यूज करेंगे तो यम इंटू एन होगा, ये तो रहेगा, यहाँ से यम प्लस एन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस यम एन मिल जाएगा अपान यम प्लस एन मिल जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, यम इंटू एन होगा यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस यम इंटू एन, यानी क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका सही होता है। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे क्या मिलेगा, ए का वेतन पहले 40% बेटा इंक्रीज किया जाता है, फिर 20% डिक्रीज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ए का वेतन कितना बढ़ा। तो सीधी से अगर मैं बात करता हूँ, अगर ए बेटा पहले 100 रुपीज़ पाता था, अब बढ़ करके जब 40% इसका बढ़ा तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब इस 140 से क्या किया गया, 20% उसका माइनस किया गया। 20% माइनस करने का मतलब क्या हुआ, इसका जो होगा 140 का 80% आपके पास बचा। कितना बचा, 140 का 80% अगर आपके पास बचा तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया बेटा 8 चौक 32, आपका 3 हो गया, ये कितना हो गया 112 हो गया। 100 से अब उसको 112 रुपये मिल रहे हैं, यानी सीधे सीधे 12% की चेंजिंग होती है
ठीक है, आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिख रहा है, 20% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 20 बिकम्स नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब समझिएगा, अगर वो नंबर x है, x का 20% जब आपने ऐड कर लिया, अब में x के 20% में जब आपने 20 ऐड कर लिया तो आपको वो नंबर मिल जाता है। यहाँ से बेटा आपको 5 मिल जाएगा। x बाई 5 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो 20 इक्वल टू x माइनस x बाई 5 हो गया, यानी 4x बाई 5 ये आपका 20 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20 इंटू 5 बाई 4 कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ गई, ये 5 आ गया, यानी क्या आ गया, 25 आ गया। और संख्या क्या होगी, वो नंबर क्या होगा, 25 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में जरा देखिएगा क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीज बाई ₹64 if the annual rate of interest decreases from 4% to 3.75%. What is the original annual income आपसे पूछा गया। जरा देखिएगा, 4% से उसका जो डिक्रीज होता है वो हो जाता है 3.75%, और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है भाई वो होता है 0.25% का। और ये 0.25% का जो डिक्रीजेज हुआ है एनुअल इनकम, यही उसके 64 रुपीज़ के इक्वल होता है। यानी 1% की अगर आप बात करते हैं, 64 अपान क्या लिखेंगे, 0.25 लिख दोगे, ठीक है। इसी को अगर आप 100% की बात अगर हम कर दें तो उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एनुअल इनकम आपको मिल जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, 64 हुआ, इसको आप 25 इंटू 100 लिखेंगे, साथ ही 100% आप निकालना है, ये भी हो गया, ठीक है। 25 चौका आपका क्या हो गया भाई, 100 हो गया। और यहाँ से अगर आप देखते हैं 4 चौक 16 आपको मिलता है, 6 चौक 24 एक 25 मिलता है, डबल 0 मिलता है बेटा, यानी 25,600 रुपये इसका क्या मिल जाता है आपको, ऑप्शन मिल जाता है। 25,600 का जो ऑप्शन है जरा देखिए वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, द वैल्यू ऑफ सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 40% ऑन द सेम अमाउंट इज इक्वल टू। कहने का मतलब आप समझिएगा कि ठीक है, 3 टाइप के डिस्काउंट हमको मिल रहे हैं, और वो 3 टाइप के डिस्काउंट जो मिल रहे हैं उनके जो रेट्स हैं वो हैं 10%, 20% और साथ ही साथ 40% हैं, ये आप जानते रहिएगा। फिर क्या करते हैं, अगर हमें ये तीनों डिस्काउंट की जगह आप चाहते हैं कि एक ऐसा इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाए जिससे कितना होगा वो वही वैल्यू आपको बतानी होती है। ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे देखो 100 मान लेता हूँ, 100 का बेटा देखो क्या हुआ, 10% का मतलब 90 आपका हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया 20% का मतलब बचा हुआ अमाउंट 80% होगा, और 40% डिस्काउंट करने का मतलब बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा 60% होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही 43.2 आ जाएगा बेटा, और फाइनली आपको 56.8% का जो डिस्काउंट मिलेगा यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। यानी 100 रुपये की जगह अब जो ये 100 रुपये में बेटा ये जो 3 डिस्काउंट दिए गए हैं इनकी जगह अगर आपको अकेले 56.8% का डिस्काउंट मिल जाए तो वही इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, राम 4 चेयर खरीदता है बेटा, 4 चेयर खरीदता है और 9 स्टूल खरीदता है, जिसके लिए वो 1340 पे करता है। अगर एक चेयर की कास्टिंग को x मान लिया जाए और एक स्टूल की कास्टिंग को y मान लिया जाए भाई, तो देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 9y इक्वल टू आपको मिल जाता है 1340 रुपीज़, ठीक है। अब आगे बात अगर मैं करता हूँ, वो चेयर्स पर 10% का प्रॉफिट पाता है और स्टूल्स पर 20% का प्रॉफिट पाता है, तो टोटल प्रॉफिट जो उसकी होती है 188 रुपीज़ की होती है। इस कॉन्सेप्ट देखिए, टोटल चेयर आपका 4x है, इस पर जो प्रॉफिट मिला उसको 10% का मिला,
ठीक है। और स्टूल की कास्टिंग 9y है, इस पर जो प्रॉफिट मिला उसे 20% का मिला और इक्वल टू यही बेटा टोटल प्रॉफिट 188 रुपीज़ है। यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ से देखो 10 हो गया और यहाँ से 2 2 जा और ये 2 5 हो गया, यानी क्या मिला आपको 2x प्लस 9y इक्वल टू 188 इंटू 5 मिल जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 8 5 40 हो गया बेटा और 18 5 90 90 4 94 आपको 900 ही आ गया, ठीक है 940। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं, देखिए 4x प्लस 9y इक्वल टू 1340 रुपये हो गया और यहाँ से 2x प्लस 9y इक्वल टू 940 रुपये हो गया। अगर आप माइनस कर दें ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर बेटा 400 आ गया तो x बराबर 200 आ गया। और चेयर आपने खरीदी थी 4 यानी 4 2 बेटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 200 दैट इज 800। यानी अगर ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा बेटा। ऑप्शन क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन अगर देखें बेटा, द स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो। ये क्या है, स्पीड ऑफ 3 बस का बेटा ये स्पीड का रेशियो दिया है और द टाइम टेकन बाय दीज बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। सेम डिस्टेंस की बात करने का मतलब जरा आप देखिएगा, इस केस में अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो अगर आपसे पूछा जाता है बेटा तो ये उसके क्या होता है, रिवर्स होता है। आप जानते हैं क्या होता है, देखिए टाइम जब आप निकालेंगे, टाइम इक्वल टू आप जानते हैं डिस्टेंस अपान क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं ना। टाइम इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड के रेशियो सभी के दिए गए हैं। अगर हम इनके टाइम के रेशियो को हम T1 इज टू T2 इज टू T3 कह लेते हैं, डिस्टेंस सभी में सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा बेटा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो ये क्या हो गया 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी जो इनके टाइम का रेशियो मिलेगा 6:4:3 मिल जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है मॉडल पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका, द एनुअल इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7। ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है, ए और 2 पर्सन है, इनका इनकम का जो मामला है वो 9:7 का रेशियो है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 4:3 का है। क्लियर हो गया। अब आप जरा देखिएगा दोनों की केस में, यानी ए और बी जो दोनों हैं, दोनों 2000 रुपये यानी 2000 रुपीज़ पर ईयर बताते हैं, क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो उनके क्या बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एनुअल इनकम, उनके एनुअल इनकम का क्या डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको x करेंगे तो भी x होगा, ये y हो गया तो y हो गया। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे माइनस, तो ये क्या आना चाहिए, यही आपका 2000 रुपीज़ आनी चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हो भाई, देखो 9x माइनस 4y इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 9x माइनस 4y इक्वल टू भी आपको 2000 रुपीज़ मिलता है और 7x माइनस 3y बराबर भी आपको 2000 रुपये मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप जरा देखिए यहाँ पर जब दोनों ये अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये कि ये क्वांटिटी भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम होने का मतलब क्या हुआ, 9x माइनस 4y की वैल्यू 7x माइनस 3y होनी चाहिए। इसको इस साइड ले आएंगे तो आपको 2x मिल जाएगा, इसको राइट साइड ले जाओगे तो y मिल जाएगा। 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उनके एनुअल इनकम में क्या डिफरेंस है, उनकी एनुअल इनकम का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो जरा देखिएगा यहाँ से बेटा अगर मैं बात करता 2x इक्वल टू y आ गया, तो कहीं पर अगर हम y की वैल्यू हम रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ अगर हम रख देंगे, देखिए 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना है, 2000 है। ठीक है, अगर हमने y की जगह 2x रख दिया, यहाँ से जब 2x अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाने का मतलब क्या हो गया, ये 8x हो गया। 8x हो गया तो 9x माइनस 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 रुपीज़ आ जाएगा।
और आप जानते हैं इनके बीच का जो एनुअल इनकम है वो 9x है और 7x है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2x का, और x की वैल्यू आपने निकाली है 2000 का। इसका मतलब 2 × 2000 जब आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4000 का। यानी उनके जो इनकम का डिफरेंस है वो 4000 का है। ऑप्शन ए इज राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड एक आदमी है क्या करते हैं 5 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और उसी काम को 12 औरत 15 दिनों में करती हैं। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको उसी काम को 5 आदमी और 6 औरत कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 5 × 10 मैन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो है 12 × 15 किसका 12 × 15 वोमेन की हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा 5 3 जा हो गया, क्लियर हो गया। यानी क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए 5 मैन 10 आदमी 10 दिनों में काम करते हैं। 5 आदमी 10 दिनों में करते हैं तो 5 आदमी को टोटल काम करने में, एक आदमी की अगर मैं बात करता तो 50 दिन हो जाते, 50 आदमी लगते तो काम एक दिन में हो जाता। ठीक है, दूसरी बात जो आपको दिख रही है 12 औरत 15 दिन में करती हैं, 12 औरत 15 दिन में करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, ये मिल जाएगा आपका 36। क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 36 औरत मिल जाएगा, ये मेन हो गया। अगर दूसरी बात करता हूँ यहाँ से, अगर हम 5 मेन की बात कर लेते तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी 18 औरत मिल जाएगी। ये आपको समझ गए होंगे। यहाँ से अब आगे की जो हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या है 5 मेन और 6 वोमेन की बात करते हैं। तो अगर हम 5 मेन और 6 वोमेन की बात करता हूँ तो इस 5 मेन की जगह हम 18 वोमेन रख सकते हैं। 18 वोमेन हो गई और ये 6 वोमेन ऑलरेडी है, कितनी हो गई 24। यानी 24 वोमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक औरत उस काम को कर रही थी कितने दिनों में 12 × 15 दिन में, तो 24 करने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो 12 दूनी 24 हो गया, 15/2 यानी 7.5 दिन में वो लोग मिलके काम को कर लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया, 7/1/2। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है क्वेश्चन। यम व्यक्ति एक घर को डी दिनों में पेंट करते हैं। जरा सोचिएगा, यम पर्सन है, कितने हैं यम पर्सन है जो एक घर को डी दिनों में कर लेते हैं, एक दिनों में कर लेते हैं। अगर वो सभी एक दिन में अगर आप काम करना चाहें कितने हो जाएंगे वर्कर, यम × डी हो जाएंगे। यम × डी मिल करके एक काम को एक दिन में पेंट कर लेते हैं, यानी पूरे घर को एक दिन में पेंट कर लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यम + 2 व्यक्तियों को वही घर पेंट करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समय बराबर आप क्या लिखेंगे यम डी अपान क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्टली m/2 हो जाएगा। जब एक दिन में इतना होता है, यम लोग इतने करते थे यम + 2, यानी ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लगेगा, यानी md/m क्या लिखेंगे भाई md अपान m + 2, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं 4 आदमी काम करते हैं, 4 घंटे करते हैं, 4 दिन करते हैं और 4 काम कंप्लीट कर लेते हैं। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 आदमी 2 घंटे काम करके 2 दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको होता है m1 d1 h1 अपान w1 इक्वल टू आप जानते हैं m2 d2 h2 अपान w2। यही w2 आपको फाइंड आउट करना है। तो m1 की वैल्यू 4 है, d1 की वैल्यू 4 है, h1 की वैल्यू 4 है, वर्क भी 4 है। यहाँ से 2 आदमी हैं, 2 घंटे हैं, 2 दिन करके कितना काम करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको हो गया। देखिए 2 2 जो 4 ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 4 वर्क इक्वल टू 2 हो गया। वर्क कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। ये आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया। देखिए क्या पूछा था, 2 men वर्किंग 2 hours एंड फॉर 2
एम हो गया, डी हो गया, एच हो गया, ये आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने है। एक ट्रेन है, मूव कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है किसी इलेक्ट्रिक पोल को, तो 30 सेकंड में ट्रेन की लंबाई आपको पूछी गई है। आप जानते हैं जब किसी पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इस केस में अगर हम लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू जो उसकी खुद की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, इसको आप लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। स्पीड आपका है 60 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड हो गया, और ऑलरेडी ये 30 आपका क्या था, सेकेंड है ये। देखिए आपका 0 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 10 हो गया। कितना हो गया? 10 × 5 = 50, यानी 500 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 3 मेटेलिक स्फीयर हैं, 3 मेटेलिक स्फीयर हैं और उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया जाता है। तो इस केस में नया स्फीयर का डायामीटर क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। नए स्फीयर का डायामीटर क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए जनरली आप स्फीयर के वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं, स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हो तो आप जानते हैं इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, और इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा बनाया गया। तो यहाँ पर जो फार्मूला आप यूज करेंगे r³ = r1³ r2³, फिर क्या हो जाएगा ये r3³। यहाँ पर r की वैल्यू जब आप निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, किसका? 6 सेंटीमीटर का क्यूब, फिर आपका 8 सेंटीमीटर का क्यूब, फिर क्या हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको जब आप निकालते हैं r की वैल्यू आपको मिलती है 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाता है। आपसे पूछा जाता है डायामीटर, और डायामीटर जो आपका होता है वो 2r होता है, यानी 2 × 12 आप लिखेंगे, यही आपका 24 सेंटीमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जब आप बात करते हैं, अगर आपसे पूछा गया है ये सरफेस एरिया आप क्यूब दिया है, और क्यूब की सरफेस एरिया आप जानते हैं 6a² होता है, जिसको 13254 आप लिखते हैं। ये स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालोगे, ये स्क्वायर की जब वैल्यू यहाँ निकालेंगे 13254 बाई आप क्या करेंगे 6 करेंगे। देखिए 6 × 2 = 12 हो गया, यहाँ से भी 6 × 2 = 12 हो गया, फिर 0 हो गया, 6 × 9 = क्या हो गया 54 हो गया, और a² = 2209 हो गया। और जब यहाँ से a की वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको 47 मिल जाएगा। और डायगोनल जो पूछा गया है किसका, क्यूब का, आप जानते हैं क्यूब लिखा है, ठीक है। क्यूब का जो होता है a√3 होता है, इसका मतलब है 47√3 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, ये क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी ऑप्शन डी इज राइट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस केस में जरा देखिए कि आपका अगला क्वेश्चन जो आपके सामने क्या लिखा है, 65x - 33y बराबर आपके पास 97 है। साथ ही साथ 33x क्या दिया है, फिर 33x प्लस माइनस है, ये -65y = आपके पास 1 दिया है। आप दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए आपका 8 हो गया, ये आपका 98x - 98y बराबर 98 मिलता है, यानी x - y बराबर आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड बेटा एक बार हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ माइनस साइन होगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस साइन हो जाएगा। इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे, देखिए 5 में से 3 माइनस किए तो आपको क्या मिला 2, 6 में से 3 किए तो 3 मिल गया। ठीक है, ये x हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी आपका 32y हो जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको आप देख रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएगा तो 96 हो जा रहा है, यानी यहाँ से x + y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 32 3 × 90 यानी 3 मिल जाता है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे
किसको, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा हो गया, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी और x इंटू वाई की मतलब 2 इंटू 1 हो गया, दैट इज 2 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है क्या, 22 हो गया। 22 का क्वेश्चन जो है आपका, ये बिल्कुल आपके आइडेंटिटीज बेस पे क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास होता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो आप जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू आपका होता है 3xyz होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर हम इस पे जब x प्लस वाई की यहाँ पर देखिएगा ये क्या y प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा और माइनस एक्स जब मिल जाएगा तो माइनस 2x का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर z प्लस एक्स की जब वैल्यू आप रखेंगे ये हो जाएगा क्या, माइनस 2y का होल क्यूब हो जाएगा। और जब x प्लस वाई की वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा 2yz क्यूब हो जाएगा। माइनस 2 आप कॉमन कर लेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा और इधर क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू जो आप रखेंगे माइनस 8, आप जानते हैं 3xyz मिलता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस 8 हो गया और 3xyz की वैल्यू आपने रखी देते हैं तो माइनस 24xyz आपको आंसर मिल जाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट हो जाता है। ठीक है, बस आज के मॉडल पेपर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल में पेपर में। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।